सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय की तैयारी बिल्कुल शुरू से करा रहा हूं। राजन सीरीज जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ। राजन सीरीज की जो नई सीरीज है इस साल की 2023 की, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूं और उसमें सभी बहुविकल्पी प्रश्न मैंने करा दिए हैं 3 पार्ट में। अब हम लोग देखेंगे इस क्लास से अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो बहुविकल्पी को आप देख सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों के सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर के मैथ के सामने वाला जो लिंक है उसको आप क्लिक करेंगे तो मैथ की सभी क्लासेस जो मेरे द्वारा ली गई हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस आपको पहले देखने को मिल जाएंगी। फिर उसके बाद राजन पॉन सीरीज की क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग। और इतना आप कर लोगे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करा दिए, इतना आप कर लोगे आपके लिए बहुत रहेगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस साथ के साथ करना है और खुद से सॉल्व करने की क्वेश्चन को कोशिश करना है पहले, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। ठीक है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा लेकिन पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको अपना प्रैक्टिस बनाना है, अपने आप को परखना है कि हाँ मुझे कितना आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, यदि अंडर रूट 19,600 बराबर है 140 के, तो अंडर रूट 0.0196 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई मान हमको दिया रहता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसी मान के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं, फिर जिसका दूसरे का मान निकालने को कहता है। देखिए, एक का मान हमको दिया गया है, इसका मान हमको दिया गया है और इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो खुद से प्रयास करिए अब करने का। तो देखिए क्या होगा, इसका मान हमको निकालना है करनी में 0.0196। अब इसको देखिए कितना लिख सकते हैं। मान लेते हैं हम दशमलव हटाने का प्रयास करते हैं, तो दशमलव हटाने का अगर प्रयास करेंगे तो ऊपर देखिए इसमें गुणा करना पड़ेगा 0.0196। 4 अंक पे दशमलव है तो 1 के आगे 4 जीरो से हमको गुणा करना पड़ेगा दशमलव हटाने के लिए, और नीचे 1 है उसमें भी 4 शून्य से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये पूरा करनी में ही है, हर और अंश, तो ये हो जाएगा ऊपर 4 दशमलव हट जाएगा और नीचे हो जाएगा ये इतना। ठीक, अब इसके आगे इसको सॉल्व करिए। तो देखिए 196 को क्या लिख सकते हैं, 196 को लिख सकते हैं 14 गुणे 14 यानी कि 14 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 100 यानी कि 100 का स्क्वायर, यानी कि इसको लिखा जा सकता है होल स्क्वायर ऑफ 14/100। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14/100। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/100 लिखिए, या फिर इसको और सॉल्व कर लीजिए, 100 से भाग हो जाएगा तो 0.14 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक बार अगर आपको मतलब नहीं पता है, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि करनी में अगर लिखा है 0.0196 तो उसका मतलब होता है कि ऐसी संख्या आप निकालिए जिसका 2 बार गुणा करने पे ये संख्या मिल जाए। ठीक है, ऐसी संख्या निकालिए जिसका 2 बार गुणा करने पे 0.0196 मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए, अगर 0.14 का 2 बार आप गुणा करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, 3 रुपए 8 पैसे को रुपए में लिखिए। तो देखिए 3 रुपए तो रुपए में है ही, 8 पैसे को हम लोग रुपए में बना लेते हैं। तो 8 पैसे को अगर रुपए में बनाएंगे तो पैसे को रुपए में बनाने के लिए 100 से भाग देंगे, तो 3 धन इसको लिखेंगे 8/100, या फिर लिख सकते हैं 3 धन 0.08, 100 से भाग हो जाएगा, उसके बाद जोड़ लीजिए तो 3.08 इसका मान आ जाएगा। 3 रुपए 8 पैसे को ऐसे लिख सकते हैं रुपए में 3.08 रुपए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3, सम भिन्न किसे कहते हैं। तो जिन भिन्नों में अंश हर से छोटे होते हैं,
तो इस प्रकार के भिन्न को हम सम या उचित भिन्न कहते हैं। याद रखिएगा, सम और उचित भिन्न में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही दूसरे का नाम है। कहीं पे सम भिन्न पूछता है या उचित भिन्न पूछता है, आप कहेंगे जहां पे जो अंश है, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं। जहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, 2/3, 4/7, 3/7, 1/7। यहाँ पे सभी जो देखेंगे, 2 को कंपेयर करेंगे 3 से तो 2 छोटा है, 4 को कंपेयर करेंगे 7 से तो 4 छोटा है, यानी कि अंश छोटा है। इसी तरीके से 3 यहाँ छोटा है हर 10 से, और यहाँ 1 छोटा है हर 7 से। तो सम भिन्न या उचित भिन्न समझ गए आप। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, विषम भिन्न किसे कहते हैं? तो जिन भिन्नों में अंश हर से बड़ा या बराबर होता है, तो इस प्रकार के भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। अब समझ लीजिए आप, अगर अंश बड़ा है या हर के बराबर भी है तो वह किस कैटेगरी में आएगा? वह आएगा विषम भिन्न के कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5/2, 12/7, 8/3, 17/11, 11/3 या 11/11 ही लिखा रहे, तो ये सब क्या आएंगे? ये सब विषम भिन्न में आएंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 5, 8.754 को विस्तारित रूप में लिखिए। देखिए 8.754 को विस्तारित रूप में लिखना है। तो इसको देखिए, ये इकाई का स्थान है, ये इसके बाद 10वां स्थान इसको बोलते हैं, फिर इसको 100वां और इसको 1000वां स्थान बोलते हैं। तो देखिए इसको लिख लेंगे, 8 को इकाई के स्थान पे बस 8 लिखाएगा, फिर धन। अब जो 10वां के स्थान पे है उसको लिखेंगे दशमलव के बाद पहला स्थान, तो इसी तरीके से लिख लीजिए, फिर धन। अब 5 को लिखना होगा तो दशमलव के बाद ये दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो 0.1 स्थान शून्य खाली छोड़ेंगे क्योंकि पहले ही लिख चुके हैं, फिर 5, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 4 को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? धन 0. तीसरे स्थान पे आ रहा है तो 3 स्थान बनाएंगे, फिर 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 शून्य लगाना पड़ेगा और 4। तो इस तरीके से ये विस्तृत रूप हो गया। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 8 धन 7/10, और 0.7 को 7/10 लिखा है, 0.05 को 5/100 और 0.004 को 4/1000 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका विस्तृत रूप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, जोड़िए। इन सभी को क्या करना है? जोड़ना है। 3 है तो तीनों को दशमलव को एक सीध में ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 742 है, तो एक सीध में लिखना है और उसके बाद जोड़ लेना है। यहाँ पे देखिए 6 अंक तक आ रहा है दशमलव, यहाँ 5 अंक तक और यहाँ पे 3 अंक तक। तो कुछ अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या लिखा है और उसके पीछे हम जितना चाहें उतना शून्य बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 शून्य बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 1 शून्य बढ़ा लेंगे। तो अब देखिए सब में दशमलव के बाद 6 संख्याएं हैं। ठीक है, अब जोड़ लीजिए आराम से। देखिए 0 0 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए 0 6 7, ये हो गया कितना? 7 6 13, हासिल लगाइए। तो फिर उसके बाद जोड़ लीजिए, फिर इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा? 758.2798332। तो ये हो जाएगा जोड़ने पे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 7, 1.4 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो देखिए किसी भी संख्या को प्रतिशत रूप में लिखने के लिए मैंने क्या बताया आपको? 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो ये गुणा होकर कितना हो जाएगा? 1 दशमलव हटेगा और उसके बाद ये हो जाएगा 140%। ठीक है, बहुत आसान है। या फिर इसको जैसे यहाँ पे किया है ऐसे भी कर सकते हैं आप। 1.4 में 100 से ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कर रहा है और उसके बाद अंश वाले 100 का गुणा करके 140 लिख दिया है, और 1/100 जो बचा है उसके स्थान पे प्रतिशत चिन्ह इसने लगाया है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, 18.5% को दशमलव भिन्न में लिखिए। अब देखिए 18.5%। अब प्रतिशत जहां भी चिन्ह हटाते हैं वहां मैंने आपको बताया है कि
1/100 से गुणा कर देते हैं। प्रतिशत चिन्ह लगाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, हटाएंगे तो 1/100 से। अब ये कितना हो जाएगा 18.5/100 और 100 से भाग होगा तो 2 स्थान दशमलव खिसक जाएगा तो ये आ जाएगा 0.8185। तो ये वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, 112, 252, 99 का लासा ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे लासा ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान है, ऐसे लिख लेंगे 112, 252 और 99। ठीक है, इसके बाद भाग देना स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 126 और 99 ऐसे रह जाएगा। फिर देखिए अभी 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 99। फिर उसके बाद देखिए 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग अभी करेंगे, ये 14 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 से भाग जाएगा तो 3 से भाग करेंगे, 7 ऐसे ही रह जाएगा, नहीं भाग जा रहा है। ये 2 और 1 21 और ये 33। अब देखिए 3 से जाएगा एक बार तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, फिर 3 से एक बार जाएगा तो यहाँ पे 7 और फिर 7 और 11, 7 7 और 11, 7 से एक बार जाएगा और 11 से एक बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 बचा है और 11, तो 7 और 11 को ऐसे ही हम लोग गुणे में लिख लेते हैं, लासा में सीधे डायरेक्ट। तो ये देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 के घाते 4 है ये और 3 के घाते 2 है और गुणे 7 और गुणे 11 ये लिख लेंगे। तो ये 16 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 11 ये हो जाएगा 16 9 144 गुणे 77। तो ये कितना आ जाएगा 11,088। ठीक है, जब गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 11,088। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं आसानी से आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10, 3/25 को प्रतिशत में बदलिए। 3/25 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या कर सकते हैं, प्रतिशत चिन्ह लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे तब प्रतिशत चिन्ह लगाएंगे, या फिर और समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया है, 100 का ऊपर गुणा करिए, 100 का नीचे गुणा करिए। अब 100 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 300/25 और फिर 100 जो 1/100 बचेगा, 1/100 को प्रतिशत लिख सकते हैं, 1/100 को प्रतिशत लिख सकते हैं, 300/25 प्रतिशत। अब देखिए काट दीजिए, 25 से काटेंगे तो 1 और 5 2 बार में कट जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 12%। तो ये मान आ जाएगा 3/25 को अगर लिखा जाए तो यह 12% होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11, 1,64,138 में भाग कर रहे हैं 368 का। तो 368 से भाग करेंगे तो देखिए 368 में 3 अंक है और इसमें भी 3 अंक देखेंगे तो छोटा है, नहीं तो ले जाते 164 ही है तो 164 में तो भाग जाएगा नहीं 368 से, तो 4 अंक लेंगे। तो 4 अंक में देखिए है 1600 और ये है 368, तो 300 और 400 मान के चलिए तो 1600 4 बार चला जाता है तो 4 बार तो जाएगा ही, तो 4 बार ले जाएगी। फिर उसके बाद घटा लीजिए, 3 अंक आएगा यहाँ से, फिर ये 3 उतर जाएगा। फिर इस तरीके से आप करोगे, यहाँ पे शेषफल बच जाएगा, यहाँ पे भागफल आ जाएगा और ये भाजक तो है ही 368 और ये भाज्य है जिसमें भाग जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हल कर लोगे आप आसानी से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 धन 4 सही 1/3 को हल कीजिए। तो इसको जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए 3 का गुणा 2 में होगा और 1 जुड़ जाएगा, यानी कि 6 1 7/3 इसको लिखा जाएगा। फिर 3 का गुणा 4 में होगा तो 12 और 1 13, 13/3 इसको लिखा जाएगा। अब देखिए तो दोनों का हर 3 है, हर समान है तो अंश जो हो जाएगा वह जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 धन 13
यानी कि 20/3, जिसको लिखा जा सकता है 6 सही 2/3। तो ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, संख्या 33,23,459 को शब्दों में विस्तृत रूप में लिखिए। इसको शब्दों में लिखना है, सिर्फ शब्दों में तथा विस्तृत रूप में, शब्दों में भी लिखना है और विस्तृत रूप में भी लिखना है। तो देखिए शब्दों में लिखेंगे तो मैंने आपको पहले पढ़ के बता दिया, 33,23,459। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए विस्तृत रूप में लिखेंगे तो हर एक प्लेस को हम ध्यान देंगे। ये देखिए ये 10 लाख वाला प्लेस है, 10 लाख वाला, और उससे पहले जो प्लेस है फिर 3 ये लाख वाला प्लेस है, फिर उसके बाद 10,000 वाला, फिर 1000 वाला, फिर सैकड़ा, फिर दहाई, फिर इकाई। तो अब देखिए 10 लाख की जगह 3 है, तो 10 लाख में 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 30 लाख। ठीक, या फिर सिंपली आप कर सकते हो कि जिस स्थान पे हो आप उस स्थान के बाद देख लो कितनी संख्याएं हैं। तो 2 2 4, जैसे 10 लाख वाले स्थान को आप देख रहे हो तो 2 संख्या ये, 2 संख्या ये, 2 संख्या ये, यानी कि कुल 6 संख्याएं हैं। तो 3 को लिखिए और 3 के आगे 6 जीरो लिख दीजिए। फिर धन दूसरे स्थान पे जाइए, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, फिर 3 और इस 3 के बाद कितने संख्याएं आ रही हैं 5 संख्याएं, तो 5 जीरो लिख दीजिए। फिर धन 2 आ गया, 2 के बाद देखिए कितनी संख्याएं बची हुई हैं 4, तो 4 जीरो लिख दीजिए। फिर धन, फिर 3 आ गया, 3 के बाद कितनी संख्या है 3 है। फिर देखिए धन 4, 4 के बाद कितनी संख्या है 2, तो 2 जीरो लिख दीजिए। धन 5 के बाद देखिए एक संख्या तो 0 लिख दीजिए। फिर धन 9 के बाद कोई संख्या नहीं तो बस 9 लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका विस्तृत रूप। ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे, धन के रूप में इस तरीके से लिख ही सकते हो, जैसे 25 लिखा है तो 20 धन 5 तो लिख ही सकते हैं, वैसे इस बड़ी संख्या को इस तरीके से विस्तृत रूप में लिखा गया है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, 9,999 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो इसके बाद अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए या उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए हम एक जोड़ देते हैं, तो 9,999 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10,000। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सब संख्याएं क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण में दिया भी गया है 2 3 5 7 11 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 116 है, 487 का गुणा करना है 1008 में। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए एक आसान ट्रिक अपना सकते हैं हम लोग। 487 गुणे 1008 है, इसको लिख सकते हैं 487 गुणे 1008 को लिख दीजिए 1000 धन 8। अब 1000 से गुणा करना है, मतलब आगे बस 3 जीरो लगा देना, तो 487 गुणे 1000 होगा, जब ब्रैकेट खुलेगा फिर गुणे 487 गुणे 8 होगा। अब 487 गुणे 1000 के माने 487 के आगे 3 जीरो, फिर धन 8 का गुणा 487 में कर लीजिए, तो 8 7 56 के 6 हासिल लगा 5, 8 28 64 और 5 हो जाएगा 69, हासिल लगा 6, 8 चौक 32 और 6 38, तो ये हो जाएगा 3896। अब दोनों को जोड़ लीजिए आसानी से, इस तरीके से गुणनफल आपने निकाल लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 17 है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के आधार की लंबाई 8 सेमी, ऊंचाई 3 सेमी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, दोनों दिया गया है 1/2, आधार 8 है, ऊंचाई दिया गया है 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 से 8 को काटिए 4 और 4 गुणे 3 यही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, समबाहु की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 6 सेमी है। दिया गया है कि समबाहु का परिमाप है 6 सेमी, और समबाहु मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो ऐसे त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह 3 गुणे भुजा होता है। 3 गुणे भुजा का मान दिया गया है 6, और भुजा का मान कितना हो जाएगा, भुजा का मान हो जाएगा 6/3।
3, यानी कि भुजा का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 19 है, 6 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी आयताकार क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक 6 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी क्यारी है, इस क्यारी का परिमाप निकालना है। ठीक है, तो ये आयत है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का मान रख दीजिए 2 गुणे ब्रैकेट में 6 धन 3 और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 9 18 मीटर ये परिमाप मिल जाएगा इस आयताकार क्यारी का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 20 है, संख्याओं 13, 39 और 273 का मासा ज्ञात कीजिए। अब अखंड गुणनखंड के रूप में इन सभी को लिख देंगे। 13 का देखिए 13 गुणे 1 हो जाएगा, 39 का 13 गुणे 3 हो जाएगा, 273 का 13 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। अब देखिए मासा जब लिखते हैं हम तो वही संख्या लिखते हैं जो सब में आई हो। अब यहाँ पे देखिए 13 सब में आ रहा है तो 13 लिख देंगे। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सब में आ रही हो, तो इसलिए यही 13 जो हो जाएगा मासा हो जाएगा। और एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया, अगर संख्याओं का मासा निकालने को आपको दिया है और जितनी भी संख्या दी गई है उसमें सबसे छोटी संख्या आप देखिए तो यहाँ पे है 13। अब इस 13 से देखिए क्या बाकी जितनी संख्याएं दी गई हैं सभी संख्याएं पूरा पूरा डिवाइड हो रही हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, 13 से 39 भी डिवाइड होगा और 273 भी, तो यही जो सबसे छोटी वाली संख्या हो जाएगी यही मासा हो जाएगी। मासा में क्योंकि हमको महत्तम समापवर्त निकालना होता है, सबसे बड़ा समापवर्त निकालना होता है, तो सबसे बड़ा कौन सा मिल जाएगा यही। ठीक है, क्योंकि इस संख्या से बड़ा लेंगे तो यह संख्या ही डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ा यही निकल के आता है जो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या होती है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न के 21, 24 80 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो इस तरीके से लिख लीजिए भिन्न के रूप में, जैसे 80 पूरा है और उसमें से 24 कितना प्रतिशत है ये हमको निकालना है। तो जो पूरा है 80 पूरा है तो 80 को बटे में लिख लीजिए और उसके बाद उस 80 में 24 उसका 80 का कितना पार्ट है ये भिन्न रूप में दिखाने के लिए हम लोग 24 बटे 80 लिख सकते हैं। अब इसी का प्रतिशत रूप हमको निकालना है तो गुणा 100 कर दीजिए और प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और इसके बाद 4 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 6 और 2, फिर 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में कट जाएगा और 6 गुणे 5 बचा है, 6 गुणे 5 6 बचे 30 हो जाएगा, यानी कि 30% वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 22, 4 गुणे ब्रैकेट 17 धन ब्रैकेट 2 धन 5 गुणे 2। अब देखिए मझला ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे और इस मझले ब्रैकेट में आपको देखिए एक धन का चिन्ह दिख रहा है एक गुणे का, तो पहले गुणे का चिन्ह सॉल्व होगा तो ये 5 गुणे 2 10 हो जाएगा और 2 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, ये मझले ब्रैकेट में आ गया 12, ये सॉल्व हो जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा, फिर 17 और 12 यहाँ पे आपस में जुड़ जाएंगे, 17 और 12 जब जुड़ेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 29, अब ब्रैकेट खुल जाएगा और 4 का गुणा हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 116 आ जाएगी। इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 23, 150 का 12% कितना होगा। 150 का 12% निकालने के लिए 150 का मतलब गुणा 12 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, हम लोग हटा रहे हैं तो उसके जगह लिखेंगे 1/100। देखिए 0 से 0 कटेगा। अब इसके बाद 5 से ऊपर नीचे काटिए, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 जो बचा हुआ है उस 2 से 12 को काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा, तो 3 का गुणा 6 में होगा तो ये आ जाएगा कितना 18 रुपए आ जाएगा। तो इस तरीके से 150 का 12% कितना हो जाएगा 18 रुपए। इस तरीके से आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर, चौड़ाई 45 मीटर, तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। अब बगीचे की लंबाई चौड़ाई दिया गया है, उसको घेरने के लिए तार की आवश्यकता पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए इस तरीके से आप देखिए सोचिए, एक आयताकार बगीचा है और उसके बाद एक तार से इसको घेरना है, मतलब कि तार की लंबाई कितनी चाहिए होगी, इस ए पॉइंट से चलना है, तार को इस तरीके से घेरना शुरू करना है, फिर घेरते घेरते फिर इसी ए पॉइंट पर ले आना है। ठीक है,
ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाएंगे, बी पॉइंट से सी पॉइंट, सी पॉइंट से डी पॉइंट, फिर डी से ए। अब यही जो दूरी है, क्या इन्हीं भुजाओं के लंबाइयों का योग नहीं होगा? इन्हीं भुजाओं के लंबाइयों का एक बार दो बार लंबाई जुड़ जाएगा, ठीक है, और दो बार चौड़ाई, यही होता है परिमाप। तो सीधे सीधे हम परिमाप का फॉर्मूला लिख देंगे, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो ये 2 ब्रैकेट में 115 धन 45 वैल्यूज रख देंगे, 2 गुणे 160 हो जाएगा, यानी कि 320 मीटर जो हो जाएगा वह परिमाप की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और तार की लंबाई जो चाहिए होगी हमको, वह 320 मीटर लंबा तार चाहिए होगा। इसके बाद देखिए 24 के बाद यहाँ 43 नंबर प्रश्न पता नहीं कहाँ से बीच में डाल दिया है, और यहाँ पे देखिए आगे 25 नंबर 26 नंबर प्रश्न है। चलिए इसको भी हम देख ही लेते हैं, ठीक है। देखिए ऋण 6/25 भागा 2/5 धन 4/5, इसको हल करना है, सरल करना है। तो देखिए एक जगह भाग का चिन्ह, एक जगह गुणे का, तो पहले भाग वाला चिन्ह जो है वह सॉल्व किया जाएगा, ठीक। अब कहीं पे भी दो भिन्नों का अगर भाग हो रहा है, तो बाद वाले भिन्न को अगर हम पलट दें, अंश को हर बना दें और हर को अंश बना दें, तो बीच का जो चिन्ह होता है वह गुणे में बदल जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस बाद वाले भिन्न को पलट दिया गया है, 2/5 था 5/2 कर दिया गया है, और जो भाग का चिन्ह था वह गुणे में बदल गया है। अब 5 से काटिए 25 को, 5 बार में कट जाएगा, 2 से काटिए ऋण 6 को, ऋण 3 बचेगा, तो ऋण 3/5 और ये धन 4/5, दोनों का हर समान है। अंश देखिए ऋण 3 में धन 4 जुड़ेगा, तो हो जाएगा 1/5, वैल्यू आ जाएगी 1/5। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 15 और उनका गुणनफल 90 है, तो उनके लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो देखिए लघुत्तम समापवर्त लासा निकालना है, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, संख्या 1 और संख्या 2, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर, यानी कि लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त होता है। तो यहीं से अगर लिखना चाहें, लघुत्तम समापवर्त बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं के गुणनफल बटे महत्तम समापवर्त, यही फॉर्मूला लिखा है। अब देखिए लघुत्तम समापवर्त हमको निकालना है, तो दोनों का गुणनफल 900 बटे महत्तम समापवर्त कितना है 15। अब 15 से 90 को काटिए, तो 6 बार में कट जाएगा और बचा है 0, तो लघुत्तम समापवर्त यहाँ से कितना आ जाएगा वैल्यू 60, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 26 है, 56, 70, 84 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो सभी को अखंड अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं। 56 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 7 लिखेंगे, 70 को 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखेंगे, 84 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 लिखेंगे। अब देखिए लघुत्तम समापवर्त में जो भी संख्या अधिक से अधिक बार आई रहती है, जैसे 2 आ रहा है तो देखेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ 2 3 बार आ रहा है, और यहाँ 2 1 बार, और यहाँ 2 2 बार, तो सबसे अधिक बार जहां आया रहता है वही लिख लेते हैं हम लोग। तो 2 3 बार सबसे अधिक बार आ रहा है, तो उसको लिख लीजिए। इसके बाद देखिए कौन सी संख्या आ रही है, यहाँ पे 3 आ रहा है, और कहीं 3 आ नहीं रहा है, और सबसे अधिक बार एक ही बार आ रहा है, तो एक बार 3 का गुणा लिख लीजिए। देखिए फिर 5 आ रहा है, और 5 और कहीं नहीं आ रहा है, एक बार सबसे अधिक बार यहीं आ रहा है, तो 5 लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए 7 हर जगह आ रहा है, लेकिन एक ही बार आ रहा है, तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो आप इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 25 120, 120 7 840, तो इस तरीके से वैल्यू कितनी आ जाएगी 840। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 27 है, 54 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 54 किन किन संख्याओं से कटता है, गुणनखंड यहाँ पे लिखना है 54 का। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से, 9 से, 18 से, 27 से, और खुद 54 से। तो इस तरीके से ये अपवर्तक हो गए, गुणनखंड हो गए, डिवीजर हो गए 54 के। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, 30 के भाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 30 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 30 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, तो लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 और 5 क्या है, 30 के अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। यह अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। 30 इस तरीके से लिखिए, फिर पहले 2 से भाग देने की कोशिश करिए, आ जाएगा 15, फिर 2 से भाग नहीं जाएगा, फिर 3 से दीजिए,
5 आ जाएगा, फिर 5 से भाग दीजिए 1 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएंगे, इन्हीं का गुणे के रूप में लिख दीजिएगा, ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, गुणनखंड विधि द्वारा 120 और 300 का मासा ज्ञात कीजिए। तो 120 और 300 को इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख देंगे, या इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में भी कर सकते हैं। 120 को जैसे 12 गुणे 10 आपने लिख दिया। अब ऐसी संख्याओं के रूप में लिखना है जो अभाज्य संख्या है। तो 12 को कितना लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, और इसी 4 गुणे 3 को 2 गुणे 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, और इस 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो फिर अरेंज कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से 300 को लिख दीजिए। अब मासा लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठों को लिखते हैं। तो देखिए 2 यहाँ 2 3 बार आ रहा है, और यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2 बार 2 लिखा जाएगा, कम बार वाला लिखा जाता है, और हर एक जगह जो आता है वही संख्या लिखी जाती है। तो दोनों में देखिए 2 आ रहा है, और कम बार कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और एक में 3 बार आ रहा है, एक में 2 बार आ रहा है। तो कम बारी वाला लिखा जाता है, 2 बार लिखा जाएगा केवल। और इसके बाद देखिए 3 जो है वह दोनों जगह एक एक बार आ रहा है, तो एक बार 3 लिख दीजिए। और इसके बाद देखिए 5 आ रहा है, एक में 1 बार आ रहा है, और एक में 2 बार आ रहा है, तो 1 बार लिखा जाएगा। और मासा कितना, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, त्रिक 12, 12 पच्चे 60, मासा कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, 5/6 व 2/3 में कितना अंतर है। अंतर निकालने के लिए इस तरीके से क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो घटा लेंगे, हर समान करेंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पहले से 6 था हर में, तो कोई अंतर नहीं आएगा, और यहाँ हर में 3 था, तो 3 से 6 में भाग करेंगे 2 आएगा, फिर तो 2 से गुणा कर देंगे ऊपर 2 में। तो कितना आ जाएगा, 5 - 4/6, यानी कि 1/6 आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1/6 इसका मान। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, ज्ञात कीजिए 5 गुणे 3 सही 1/2 का मान। तो 5 गुणे 3 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/2 को लिख सकते हैं, 2 का गुणा 3 में होगा 6, 1 7, 7/2 ये हो जाएगा। 5 का गुणा अंश में होगा 35/2 ये मान आ जाएगा, या फिर इसे लिख सकते हैं 17 सही 1/2। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, इसको हल करना है 9 सही 3/4 भागा 3 सही 1/4। अब इसको पहले भिन्न के रूप में इस तरीके से लिख लीजिए। देखिए 9 चौक 36, और 3 कितना हो जाएगा 39/4 भागा, और 4 त्रिक 12, 1 13, ये भाग का चिन्ह है 13/4, ठीक। अब मैंने आपको बताया दो भिन्नों का अगर भाग हो रहा हो तो बाद वाले भिन्न को अगर पलट देते हैं तो वो हो जाता है गुणे का चिन्ह। तो ये गुणे का चिन्ह कर देंगे, बाद वाले भिन्न का जो हर है वो अंश हो जाएगा, अंश जो है हर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हर से अंश कट रहा है, काट देंगे, और 13 से देखिए फिर 39 3 बार में कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये हल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इस तरीके से आपने देख लिया प्रश्न संख्या 32 तक, और यह आपका पहला पार्ट मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। अब 2 पार्ट या 3 पार्ट भी में भी आपका ये जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न है वह समाप्त हो जाएगा। 100 से अधिक प्रश्न है यहाँ पे, तो 3 पार्ट मुश्किल से जाएगा, या बहुत जाएगा तो 4 पार्ट जाएगा। इतने में हम लोग आपका पूरा जो है वह अतिलघुत्तरीय प्रश्न समाप्त कर लेंगे। अब उम्मीद है आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और सभी प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कम से कम 5 मित्रों में, जो सबसे क्लोज आपके मित्र हों उन मित्रों में शेयर करिए, और सभी ग्रुपों में, जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके और टेलीग्राम पे जो ग्रुप हैं उनमें आप इन विषयों को शेयर करिए। सभी जो हमारे वीडियोस हैं उनको शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि सभी लोग आसानी से इजीली पढ़ पाएं और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएं अपने परीक्षा में। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कैसा लग रहा है क्लास आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और सभी विषयों का लिंक जो है वह नीचे दिया गया है, वहां से जाकर के सभी विषयों को पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे ऐप टारगेट यूपी सीटेट ऐप को डाउनलोड करिए, और वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स में एनरोल करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।